अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का कमेंट है कि हम स्वीडन से जर्मनी में मूव होना चाहते हैं। मेरे 18 साल प्लस 2 बच्चे हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी स्वीडन से जर्मनी में आते हुए? इसमें 2 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है बच्चों का स्कूल। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बच्चों की एज के हिसाब से यहाँ पे उनकी एजुकेशनल जो सरगर्मियाँ हैं, उसको कैसे देखना है। और दूसरी चीज़ आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपके पास स्वीडन से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आप जर्मनी में मूव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में आते हैं, आपके पास स्वीडन का लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है, या आपने किसी भी दूसरे कंट्री में स्वीडन में आके वो चेंज करवाया, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं स्वीडन के, स्पेशली परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। अगर तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो फिर आप जर्मनी में आके सेटल नहीं हो सकेंगे। अगर आपके पास परमानेंट परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है तो फिर आप पहले अकेले आएंगे, आके जर्मनी में अपना एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेंगे, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप एप्लीकेशन देंगे। 3 से 4 महीने टोटल लग जाते हैं आपको जवाब मिलने में कि ठीक है, हम आपको यहाँ पे काम की इजाज़त देते हैं। और जब आपको पहला रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा तो 2 तरह की रसीदें जब आपके पास आ जाएं तो फिर अपने बच्चों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसकी बजाय कि आप डायरेक्ट उन्हें लेके आए यहाँ पे जर्मनी में। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि जो आउटलैंडर भी हो रहे हैं, जो फॉरेन ऑफिस हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बनाते हैं कि आपके बच्चे थ्रू एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी के जरिए जर्मनी में एंटर नहीं हुए, लिहाजा हमें जर्मन एम्बेसी का स्टिकर वीज़ा चाहिए। दूसरी सूरत में होता क्या है, जैसा कि आज से 4-5 साल पहले तक ज़्यादा लोग करते हैं कि जब आपको रेजिडेंस कार्ड जर्मनी का मिल जाता है, 2-3 तरह की रसीदें आपके पास आ जाती हैं, तो आप अपने बच्चों को जर्मनी में बुला के एक एड्रेस पे सबका एड्रेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। जिन बंदों के पास, जिस फैमिली में परमानेंट कार्ड पहले से मौजूद है, अब मेरे पास भी परमानेंट रेजिडेंस यूरोपियन कार्ड है और पूरी फैमिली के पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो जर्मन एम्बेसी के थ्रू ना भी हैं, वो डायरेक्ट आके यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर्ड करें, तो उनको जर्मनी जो है वो सेम रेजिडेंस कार्ड दे देगा जो आपको मिला होगा, जो आपने चेंज करवाया हुआ है। क्योंकि आपके पास उस सूरत में इजाज़त होगी काम की, आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस चल रही होगी, आपके पास घर होगा, जितने बंदे हैं घर के उतने स्क्वायर, 13 स्क्वायर मीटर पर पर्सन आपको जगह चाहिए। कि अगर आप 4 बंदे हैं घर के तो आपको 52 स्क्वायर मीटर का मकान चाहिए, उसके ऊपर आपका एड्रेस रजिस्टर्ड हो सकता है एज ए फैमिली टुगेदर। अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, बच्चों के पास नहीं है, तो फिर भी चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। वो इस वजह से कि वो यूरोपियन फैमिली टीटी लॉ के अंडर आएंगे, और आप जैसे ही जर्मनी में मूव होते हैं 2-3 तरह की रसीदें इकट्ठी कर लें, और बाद में अपने बच्चों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पे उनको बुला के एड्रेस एक जगह पे इकट्ठा रजिस्टर्ड हो, और अपना फैमिली का अपने प्रूफ ज़रूर शो करना है। पॉसिबल है इस सूरत में आपसे पाकिस्तान से निकाह नामा की रजिस्ट्रेशन या वहाँ की वेरिफिकेशन का प्रोसेस आए, जो कि बड़ा लेंथी प्रोसेस है, साल 1.5 साल लग जाता है, 700-800 यूरो फीस ले लेते हैं वो। और जब तक आपका फैमिली का पूरा स्टेटस शो नहीं हो जाता इकट्ठा कि वाकई ये आपके बच्चे हैं, क्योंकि उसके अलावा आप किसी सूरत में शो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं स्पेन से आया हूँ, तो मेरे पास स्पेन का फैमिली बुक है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड लिखा होता है कि ये स्पेनिश शहरी है, इसके ये बच्चे हैं, फैमिली का रिकॉर्ड है, तो फिर उस सूरत में कोई मसला नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। आसान नहीं है, लेकिन पूरा होमवर्क करके आपको सारा करना पड़ता है। अब पहले की निस्बत रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है और वेटिंग टाइम ज़्यादा है, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और एक दफ़ा आप काम पे लग जाएँगे तो आपकी सारी की सारी फैमिली मेडिकल, मैं मेडिकल का बार-बार ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जर्मनी में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है, और यहाँ पे अगर आप काम नहीं कर रहे, या आपका कोई बंदा किसी के पास काम के आई मीन वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपने अपनी खुद देना होती है। अब अगर आप 4-5 बंदे होंगे तो आप भले काम नहीं कर रहे, तो आप 400-500 यूरो तक पर मंथ आपने पे करना होता है, और वो कंपल्सरी है। जर्मनी में आप रेज़िडेंस वीज़े पे उसके बगैर नहीं रह सकते। अब आ जाती है बच्चों के स्कूल का। जिस एज में आप अपने बच्चे बता रहे हैं उनको जर्मन नहीं आती अगर, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सबसे पहली वजह क्या क्रिएट होगी? अगर तो वो स्वीडन से जो यहाँ का रियाल शूले है, आप जब अभी चैट जीपीटी पे जाएं, रियाल शूले जिसमें हम रियल लिखते हैं, रियाल शूले उन्होंने किया हुआ है स्वीडन से, तो फिर आपके लिए ये फायदा होगा। इस केस में मेरे बच्चे ने स्पेन से एसो क्वात्रो जो हम कहते हैं मैट्रिक किया हुआ, तो हमने जर्मनी में आके उसका सर्टिफिकेट चेंज करवाया। जर्मनी में 3 से 4 महीने लगे, और उसको यहाँ की रियाल शूले के इक्वल एक सर्टिफिकेट मिल गया कि इस बच्चे ने रियाल शूले किया हुआ है। रियाल शूले के साथ उसकी आउसबिल्डिंग अच्छी मिलेगी, लेकिन आउसबिल्डिंग में भी फिर लैंग्वेज जो है ना वो ज़रूरी है। आउसबिल्डिंग 3 साल का प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसमें पर मंथ बच्चे को 600 से 1200 यूरो पैसे भी मिलते हैं, प्लस 3 साल के बाद वो इस काबिल हो जाता है
कि यहाँ की जो लेबर इंडस्ट्री है, मार्केट है अपना बिजनेस करने के लिए, उसके पास एक प्रोफेशनल प्रूफ आ जाता है कि यस ही इज ऑथोराइज्ड टू डू दिस जॉब। हाउसलैंड जो हाउस बिल्डिंग है उसकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि आप हर चीज़ को अगर मुश्किल समझ के छोड़ दें तो फिर तो कोई भी नहीं करेगा। आपने बड़ी मेहनत करना होती है। आपकी लैंग्वेज इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करती है बच्चों के। अब आपके बच्चे 18 साल प्लस हैं, अगर उन्हें कोई एजुकेशनल सरगर्मी ना मिल सके, वो किसी स्कूल में ना दाखिल हो सकें, डायरेक्ट आप किसी भी स्कूल में जाएँगे, वो स्कूल आपको नहीं लेंगे। मैंने एक नहीं 50 स्कूलों में जितने अपने इलाके के वहाँ पे जाके हमने एडमिशन की कोर्सेज़ की कोशिश की थी, लेकिन वो जो पिछला सारे बच्चों का ग्रुप आ रहा होता है, उसी बंदे को आगे लेके आते हैं। हाँ, पॉसिबल है किसी दूर-दराज़ इलाके में, किसी गाँव में आपने मकान ले लिया है या आप उस इलाके में हैं जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, आपको अच्छा चांस मिल गया है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा ये प्रेफ़रेंस देते हैं। और अगर आपके बच्चों ने स्वीडन से रियालशुले कर लिया हुआ है, मैट्रिक कर लिया हुआ है, वो आगे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फिर वाक़ई चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, क्योंकि जर्मनी में जो फ़ाहबीटूर है, बैचलर है या आप समझ लें इंटरमीडिएट पाकिस्तान का, उसके लिए लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। वहाँ पे वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते। पढ़ाई सारी फ्री है, टोटल कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर जर्मन के बगैर मसला होगा। और मेरी नज़र में अगर कोई बच्चा हाथ खींच ले पढ़ाई से या वो अपनी इंटरेस्ट शो ना करे, तो फिर उसके लिए हाउस-बिल्डिंग की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइन में एंटर हो जाता है। तो आपके लिए फिर हाउस-बिल्डिंग ढूँढना, 3 साल का कोर्स बच्चे को लेके देना, बड़े इदारे हैं जो सिर्फ़ नाम के हैं, ये मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये कोई सुनी-सुनाई बातें नहीं हैं। यहाँ के जितने अदारे हैं वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास आकर रजिस्टर्ड हो, हम कोशिश करेंगे। वो आपके घर में बड़ी लिस्ट भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, बड़ी-बड़ी लिस्टें आती हैं, जिस कंपनी को ये बंदा चाहिए, इस कंपनी को हॉस्पिटलों के लिए बंदा चाहिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू देते हैं, जब उन्हें कॉल करते हैं, तो आगे से ज़्यादा ना ही होती है। अब हमने अगर 50 बंदों को भेजा था, तो एक कंपनी ने मेरे बच्चे को सेलेक्ट किया आईटी की लाइन में, क्योंकि वो आईटी में जाना चाहता था। मेन चीज़ है कि बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत, और आपको पता होना चाहिए कि अगर साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, तो मेरे बच्चे करेंगे क्या? सितंबर में मेरे ख्याल में नई क्लासेस बैठती हैं, और अभी फॉर एग्जांपल जनवरी है, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है इस सेशन में, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखते कि बच्चा किस कंट्री से आ रहा है। यहाँ पे बच्चे की एज देखी जाती है। अच्छा, ये 17 साल का हो गया है, इसको जर्मन लैंग्वेज अच्छी नहीं आती, नहीं जी ये नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकता, ये चला जाए बेरूफ-शूले में। अब बेरूफ-शूले क्या है? यहाँ पे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते-समझते बंदे को 4-5 साल लग जाते हैं। एक नॉर्मल स्कूल है, जो बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो जर्मन अच्छी नहीं बोलता, जो बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो अपना तालीमी निज़ाम मुकम्मल नहीं कर सका, और उसकी एज 17 साल को टच कर गई है, तो वो फिर नॉर्मल स्कूल में नहीं जाएगा, वो बेरूफ शूले में जाएगा। अब बेरूफ शूले में आपको एक बच्चे को एक टाइम टेबल दिया हुआ है, जी आपने आना ही आना है, बच्चे का टाइम टेबल ना खराब हो, उसकी लाइफ खराब ना हो। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना जो भी आपसे वो करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लैंग्वेज का छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में आपको भेजते हैं। ये जितने सेमिनार लगते हैं, जो कंपनीज़ आके बच्चों को हायर करना चाहती हैं उस बिल्डिंग में, वहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन जब कंपनीज़ को पता चलता है कि इस बंदे के पास रियल शूले नहीं है, ये हाउप्टशूले के जो है 8वीं क्लास के अंदर से इसने स्कूल ड्रॉप हुआ है, तो वो फिर आपको अच्छी हाउस बिल्डिंग नहीं मिलती। ये यूनतामिन्तो जो होती हैं यहाँ की रथ हाउस हैं, वहाँ पे सफाई का काम मिल जाएगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये पत्ते साफ करने का मसलन फिर वही चीज़ है कि आपके बच्चे का फ्यूचर नहीं है पढ़ाई में यहाँ पे, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो। सोच समझ के डिसीजन लें। ज़िंदगी में जब भी आप सोचें कि मैंने मूव होना है, पहले खुद आएँ, इलाका अच्छा सेलेक्ट करें जहाँ पे सारे इदारे, स्कूल, फॉरेन ऑफिसेज़, ये वो चीज़ें इतनी ज़्यादा दूर ना हो, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आप वाक़ई यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आपके बच्चों को जर्मन सीखने में इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर आप जर्मन नहीं सीखेंगे, आपका काम चल जाएगा, मेरा चल जाएगा, आपकी वाइफ़ का चल जाएगा, बच्चों का नहीं चलेगा। उसके बगैर किसी जगह पे भी इन होने नहीं देंगे बच्चे को वो। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। फिर भी आपने कुछ पूछना हो, मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ आपके लिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।